हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक का नाम हमारे है आवश्यकता सिद्धांत। तो आज हम आवश्यकता सिद्धांत के बारे में और भी कई टॉपिक है जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला टॉपिक आवश्यकता सिद्धांत। आवश्यकता सिद्धांत जिसे तीन आवश्यकताओं के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, या तो आपके एग्जाम में आवश्यकता सिद्धांत आएगा या फिर क्या तीन आवश्यकताओं के सिद्धांत के रूप में भी इसे आ सकता है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक डेविड मैकलेलैंड है ना, इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? डेविड मैकलेलैंड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ये क्या है? एक प्रेरक मॉडल है। क्या ये एक प्रेरक मॉडल है जो ये समझाने का प्रयास करता है कि हमारी उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति, कौन कौन सी तीन चीजें, उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति, इनकी आवश्यकता प्रबंधकीय संदर्भ में लोगों के जो कार्य होते हैं उनको कैसे प्रभावित करती है। तो हमारे तीन आवश्यकताओं का सिद्धांत, ये आवश्यकता सिद्धांत है जो किसने दिया था? मनोवैज्ञानिक डेविड मैकलेलैंड ने दिया था। तो ये क्या समझाने का प्रयास करता है? ये हमारी उपलब्धि, संबद्धता और शक्ति, इनकी आवश्यकता क्या है, हमारे प्रबंधकीय संदर्भ में लोगों के कार्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसको समझाता है। यह मॉडल 1960 के दशक में विकसित किया गया था। जो हमारे आवश्यकताओं का सिद्धांत है, तो यह मॉडल क्या है, हमारे 1960 के दशक में विकसित किया गया था। जब मास्लो की जरूरत के पदानुक्रम को पहली बार 1940 के दशक की शुरुआत में प्रस्तावित किए जाने के 2 दशक के बाद प्रस्तावित किया गया था। मतलब जब मास्लो का जरूरत के पदानुक्रम का सिद्धांत था 1940 में आया था, तो इसके 20 साल के बाद मतलब 1960 में ये आया था। अब बात करते हैं मैकलेलैंड। तो मैकलेलैंड क्या कहते हैं उसके बारे में देखें। तो मैकलेलैंड ने कहा कि हर व्यक्ति में उम्र, लिंग और जाति या संस्कृति की परवाह किए बिना, क्या हर व्यक्ति में क्या है, उम्र, लिंग, जाति या संस्कृति की परवाह किए बिना इन 3 प्रकार की प्रेरणा होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की प्रेरणा होती है। जिस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति प्रेरित होता है, वह उसके जीवन के अनुभवों और उनकी संस्कृति की राय में से प्राप्त होता है। मतलब कि व्यक्ति किस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये उसके जीवन के अनुभव कैसे हैं और या फिर उसकी संस्कृति कैसी है, तो उसकी राय से उसको प्राप्त होता है। यह आवश्यकता सिद्धांत को अक्सर प्रबंधन और संगठनात्मक व्यवहार से संबंधित कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो आज हम भी पढ़ लेते हैं। पहला आवश्यकता आती है हमारी कौन सी? उपलब्धि की आवश्यकता। जिन लोगों की उपलब्धि की आवश्यकता होती है, क्या जिन लोगों को उपलब्धि की आवश्यकता होती है, वे क्या है, मध्यम कठिनाई वाले कार्यों पर काम करना पसंद करते हैं। क्या जिन लोगों को उपलब्धि की आवश्यकता होती है, वे क्या है, मध्यम कठिनाई वाले कार्यों पर काम करना पसंद करते हैं, जिसमें परिणाम उनके काम पर प्रतिक्रिया करने के लिए, जिसमें परिणाम क्या है, उनके काम पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसी और चीज़ के बजाय उनके प्रयासों पर आधारित होती है। जो किस पर आधारित होती है? जिसमें परिणाम क्या है, उनके काम पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किसी और चीज़ की बजाय उनके प्रयासों पर आधारित होती है। उपलब्धि आधारित व्यक्ति क्या होते हैं? उच्च जोखिम और कम जोखिम वाली दोनों स्थितियों से बचते हैं। मतलब न तो ज़्यादा उच्च जोखिम लेते हैं, न ही कम जोखिम लेते हैं, मतलब मध्यम आकार का जोखिम लेते हैं। कम जोखिम वाली स्थितियों को वैध होने के लिए बहुत आसान माना जाता है। क्या? कम जोखिम वाली जो स्थितियाँ होती है उनको वैध होने के लिए बहुत आसान माना जाता है, और उच्च जोखिम वाली स्थितियों को व्यक्ति के द्वारा की गई उपलब्धियों के बजाय स्थिति के भाग्य पर अधिक आधारित माना जाता है। जैसे आप मान सकते हैं कि जब व्यक्ति तैयारी करता है, जैसे कंपटीशन की तैयारी करता है, तो ना शुरुआत में वह जो इस प्रकार की उपलब्धि आधारित आवश्यकता, तो उसमें वह शुरुआत में सीधे चपरासी की नौकरी की तैयारी नहीं करता है ना ही मतलब जो सबसे कम जोखिम वाली मतलब चपरासी की नौकरी की तैयारी नहीं करता, या फिर सीधे ही क्या है, आईएएस की तैयारी भी नहीं करता है। तो उच्च जोखिम और निम्न जोखिम दोनों से बचने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि वह दोनों ही के लिए मानता है कि कम जोखिम वाली यदि वह चपरासी की नौकरी की तैयारी करता है तो वह बहुत आसान हो जाएगा, और दूसरा क्या है, उच्च जोखिम वाले की बात करेगा तो ऐसे मानेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा तो भाग्य मेरा साथ देगा तो ही यह सफल हो पाएगा, तो भाग्य के आधार पर मानता है उसको। यह व्यक्तित्व प्रकार के कार्यस्थल में उपलब्धि और पदोन्नति वाले जो पद होते हैं उनके साथ एक रोजगार पदानुक्रम से प्रेरित होता है। तो इस तरह हमने देखा आवश्यकता, तो कैसी उपलब्धि की, तो उपलब्धि की आवश्यकता हमने देखी। अब देखते हैं दूसरा हमारे संबद्धता की आवश्यकता। क्या संबद्धता की आवश्यकता की बात करें? संबद्धता की आवश्यकता,
तो जिन लोगों को संबद्धता की आवश्यकता होती है, क्या जिन लोगों को संबद्धता की आवश्यकता होती है वे सामाजिक संबंध बनाने और बनाए रखने में समय बिताना पसंद करते हैं। क्या वे सामाजिक संबंध बनाने और उन्हें बनाए रखने में समय बिताना पसंद करते हैं, समूहों का हिस्सा बनना पसंद करते हैं और प्यार और स्वीकृति महसूस करने की इच्छा रखते हैं। किसकी? प्यार और स्वीकृति महसूस करने की इच्छा रखते हैं। इस समूह के लोग उस कार्यस्थल में संस्कृति के मानदंडों का पालन करते हैं और आमतौर पर अस्वीकृति के डर से कि लोग उन्हें नकार न दे, लोग उन्हें पसंद करना बंद ना कर दें, तो उस डर से कार्यस्थल के मानदंडों को नहीं बदलते हैं। अर्थात न तो खुद बदलने की कोशिश करते हैं, न ही कार्यस्थिति के मानदंड होते हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये समाज का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। यह व्यक्ति क्या प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग का पक्षधर होता है। क्या यह व्यक्ति क्या होता है? प्रतिस्पर्धा की बजाय किसका पक्षधर होता है? सहयोग का पक्षधर होता है और उच्च जोखिम या उच्च अनिश्चितता वाली स्थितियों को पसंद नहीं करता है। मतलब ऐसी स्थितियां जिसमें उच्च जोखिम हो या उच्च अनिश्चितता हो, तो ऐसी स्थितियों को पसंद नहीं करता है। जिन लोगों की संबद्धता की आवश्यकता होती है, क्या जिन लोगों को संबद्धता की आवश्यकता होती है वे ग्राहक सेवा या क्लाइंट इंटरेक्शन पदों जैसे हमारे सामाजिक संपर्कों पर आधारित क्षेत्रों में काम करते हैं। मतलब ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जहां ग्राहक सेवा देनी हो या फिर क्लाइंट से बातचीत करनी होती है, तो ऐसे पदों पे काम करते हैं। तीसरी आवश्यकता हमारी आती है शक्ति की आवश्यकता। कौन सी? शक्ति की आवश्यकता। तो जिन लोगों को शक्ति की आवश्यकता होती है वे काम करना पसंद करते हैं और अनुशासन को उच्च मूल्य देते हैं। या उनकी नज़र में उच्च मूल्य क्या होता है? अनुशासन। इस प्रेरक प्रकार का नकारात्मक पक्ष है। क्या यह क्या है? हमारे प्रेरक प्रकार का नकारात्मक पक्ष है यह है कि इस प्रेरक प्रकार का नकारात्मक पक्ष यह है कि क्या कि समूह के लक्ष्य प्रकृति में शून्य योग पर बन जा सकते हैं। क्या इस प्रेरक प्रकार का नकारात्मक पक्ष यह है कि समूह के लक्ष्य प्रकृति में क्या शून्य योग बन सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति को जीतने के लिए दूसरे को हराना हो सकता है। शक्ति तो तभी प्राप्त की जा सकती है जब शक्ति दूसरे के सापेक्ष में हो, मतलब एक हारे और दूसरा जीते, तभी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो उसके लिए ये शब्द काम आता है। फिर देखें हमारे हारना होगा। हालांकि समूह के लक्ष्य को पूरा करने और समूह में अन्य लोगों को समूह के लक्ष्य को पूरा करने और समूह में अन्य लोगों को अपने काम के बारे में सक्षम महसूस करने में मदद करने के लिए इसे सकारात्मक रूप से लागू किया जा सकता है। तो हम इसको ऐसा नहीं है नेगेटिव ही हो, इसको पॉजिटिव रूप में भी लागू कर सकते हैं। क्या है? हम इसको पॉजिटिव रूप में लागू भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एक इसमें क्या है कि समूह के लक्ष्य को पूरा करने और समूह में अन्य लोगों को अपने काम के बारे में सक्षम महसूस करने की में मदद करने के लिए इसे क्या सकारात्मक रूप से भी लागू किया जा सकता है। बात करें इस आवश्यकता से प्रेरित व्यक्ति को, जो हमारी शक्ति वाली बात बता रहे हैं, तो शक्ति वाली आवश्यकता से प्रेरित व्यक्ति को क्या स्थिति मान्यता, बहस जीतना, प्रतिस्पर्धा करना, दूसरों को प्रभावित करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा करना, दूसरों को प्रभावित करना, बहस होती है तो बहस को जीतना, या फिर हमारी जो स्थिति मान्यता, तो इन सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस प्रेरक प्रकार के साथ व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की आवश्यकता और बेहतर व्यक्तिगत स्थिति की निरंतर आवश्यकता होती है। तो हमने देखा तो तीनों प्रकार की आवश्यकता हमने देख ली। शक्ति की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता और हमारी है एक उपलब्धि की आवश्यकता। तो तीन प्रकार की आवश्यकता है। तो मैक्लेलैंड है, इन्होंने ये 1960 में सिद्धांत दिया था। अब इसके प्रभाव की बात करें तो मैक्लेलैंड के शोध से पता चला कि 86% आबादी इन तीनों प्रकार की प्रेरणाओं में से कोई एक, दो या तीनों में ही प्रबल होती है। कोई व्यक्ति के पास क्या है, या तो एक, दो या फिर तीनों में प्रबल है। और ऐसी कितनी आबादी है? लगभग 86% आबादी है। 1977 के हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू लेख पावर एज द ग्रेट मोटिवेटर, पावर एज द ग्रेट मोटिवेटर में प्रकाशित उनके बाद की शोध में पाया कि शीर्ष प्रबंधन पदों पर बैठे व्यक्ति में सत्ता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और संबद्धता की कम आवश्यकता होती है। जो सत्ता होती है और सत्ता में सबसे ऊपर पदों पर बैठे होते हैं उनको क्या होता है? सत्ता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और संबद्धता की तो कम आवश्यकता होती है। उनके शोध में यह भी पाया गया कि उपलब्धि की उच्च आवश्यकता वाले लोग तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे जब उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाएं जहां वे अपने प्रयासों में सफल हो सकें।
हालांकि उपलब्धि की प्रबल आवश्यकता वाले व्यक्ति सफल निचले स्तर के प्रबंधक हो सकते हैं। हालांकि उपलब्धि की प्रबल आवश्यकता वाले व्यक्ति क्या सफल कब होंगे? सफल निचले स्तर के प्रबंधक हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें शीर्ष प्रबंधन पदों पर पहुंचने से पहले ही बाहर कर दिया जाता है। जो हमारे निचले स्तर के प्रबंधन होते हैं तो उनको क्या ऊपर पहुंचने से पहले ही बाहर कर दिया जाता है, मतलब वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने ये भी पाया कि संबद्धता की उच्च आवश्यकता वाले जो लोग हैं अच्छे शीर्ष प्रबंधक नहीं हो सकते। क्या? संबद्धता की उच्च आवश्यकता वाले जो लोग होते हैं, मतलब जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो ऐसे लोग के अच्छे प्रबंधक साबित नहीं हो सकते, लेकिन आमतौर पर वो अधिक खुश रहते हैं और विदेश सेवा जैसी जो गैर नेतृत्व भूमिकाओं में अत्यधिक सफल हो सकते हैं। ऐसे लोग क्या हमारे जो फॉरेन सर्विसेज है इनके अंदर काम आ सकते हैं, जिनको डिप्लोमेट करना अच्छा लगता है, लोगों से बातचीत करना और जो मामले होते हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना अच्छा लगता है। तो 2023 का जो प्रश्न था जिसमें आया था कि त्रि-आवश्यकता सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया और उन आवश्यकताओं की एक सूची बनाकर बताइए। तो हमारे 2023 के अंदर ये मेंस के अंदर सवाल आया हुआ है। फिर आता मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंधन की बात करें तो इस प्रबंधन में नए या अनुभवी कुशल आकर्षक कर्मियों की भर्ती की जाती है। तो इस प्रबंधन में क्या होता है कि नए या अनुभवी कुशल एवं आकर्षक कर्मियों की भर्ती की जाती है, जो क्या है ग्राहकों को घुमाने और ठहराने की व्यवस्था करते हैं। जो क्या करते हैं? ग्राहकों को घुमाने और ठहराने की व्यवस्था करते हैं। बात करें इसमें मानव संसाधन प्रबंधन में एक आता है हमारे पर्यटन उद्योग। तो पर्यटन उद्योग की बात करें तो पर्यटन उद्योग के महत्व की, तो इससे क्या होता है? हमारे रोजगार अवसरों का सृजन होता है। क्या होता है? रोजगार अवसरों का सृजन होता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। क्या होता है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अवसंरचनात्मक विकास होता है। क्या होता है? अवसंरचनात्मक विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। सहायक उद्योग धंधों का विकास होता है। क्या होता है? सहायक उद्योग धंधों का विकास होता है। हस्तशिल्प व कला का विकास होता है। क्या? हस्तशिल्प व कला का विकास होता है। स्थानीय संस्कृति की वैश्विक पहचान बढ़ती है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होता है और हमारे पर्यावरण जागरूकता भी बढ़ती है, क्योंकि पैसा आता है तो साथ ही हम क्या करते हैं? पर्यावरण जागरूकता को भी बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं पर्यटन उद्योग से हमारे कुछ हानियाँ भी होती है। ऐसा नहीं केवल लाभ होता है, हानियाँ क्या होती है? पहले पर्यावरण प्रदूषण होता है। जितने ज़्यादा पर्यटक आते हैं हमारे पर्यावरण को उतना ही ज़्यादा दूषित करते हैं। जैसे हमारी जो जियो हेरिटेज साइट्स है उनको गंदा करके जाते हैं। फिर बात करें सामाजिक प्रदूषण, जैसे हमारे विदेशी लोग आते हैं तो हमारी जो संस्कृति है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। हमारे लोग क्या है पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं। छोटी छोटी कपड़े जो हमारे फास्ट फूड है इनका सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह हमारी जो संस्कृति है वो दूषित होनी शुरू होती है। वेश्यावृत्ति जैसी चीज़ें बढ़ती है। समाज के कमजोर पक्ष का उपहास उड़ाया जाता है। जो बाहर से लोग आते हैं तो हमारे समाज के जो कमजोर पक्ष है, गरीब लोग हैं, तो उनका क्या मजाक उड़ाया जाता है, उनकी तस्वीरें ली जाती है और वैश्विक पटल पे उनको दिखाया जाता है कि भारत की छवि खराब करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उनमें वृद्धि होती है। कई बार क्या होता है इससे कि राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें वृद्धि होती है। अब हम बात करेंगे शिक्षा प्रबंधन की। किसकी? शिक्षा प्रबंधन की बात करें तो शिक्षा कार्य से संबंधित उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए, क्या शिक्षा कार्य से संबंधित जितने भी हमारे उपलब्ध संसाधन हैं, शिक्षा कार्य से संबंधित जितने भी हमारे उपलब्ध संसाधन हैं उनका दक्षतापूर्वक और प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में, किसके लिए? इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति में विभिन्न चरणों में समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाता है? हमारा शैक्षणिक प्रबंधन कहलाता है। तो इसमें क्या करना? विभिन्न चरणों में समन्वय स्थापित करना है। क्या करना? विभिन्न चरणों में समन्वय स्थापित करना है और समन्वय स्थापित करना ही क्या कहलाता है? शैक्षणिक प्रबंधन कहलाता है। अब हम बात करेंगे शिक्षण प्रबंधन की विशेषताएं। क्या शिक्षण प्रबंधन की विशेषताओं की बात करें तो पहली बात है सार्वभौमिक क्रिया है, मतलब ये सभी देशों में सभी समाजों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी मानी जाती है। ये क्या सभी देशों में सभी समाजों के लिए आवश्यक मानी जाती है, जिसे प्रत्येक परिस्थिति में जारी रखा जाता है। इस चीज़ को क्या प्रत्येक परिस्थिति में जारी रखा जाता है। दूसरी बात ये एक कला है। इसके अंतर्गत शैक्षणिक प्रबंधन को दूसरे लोगों से पूरा करवाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? शैक्षणिक प्रबंधन को दूसरे लोगों से पूरा करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक कला है। तीसरा ये एक पेशा है। जिस प्रकार एक पेशे में निर्धारित और व्यवस्थित क्रियाएं संचालित होती है, क्या जिस प्रकार एक पेशे में निर्धारित और व्यवस्थित क्रियाएं संचालित होती है उसी प्रकार शैक्षणिक प्रबंधन भी पेशेवर लोगों के द्वारा ही संचालित होता है। ये क्या है हमारे? उसी प्रकार शैक्षणिक प्रबंधन भी क्या पेशेवर लोगों के द्वारा ही संचालित होता है।
चौथी बात आती है, ये लक्ष्योन्मुखी क्रिया है। क्या है ये? एक लक्ष्योन्मुखी क्रिया है। तो शैक्षणिक प्रबंधन की सहायता से, किसकी सहायता से? शैक्षणिक प्रबंधन की सहायता से शिक्षित, सभ्य और जागरूक समाज का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? शिक्षित, सभ्य और जागरूक समाज का निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक लक्ष्योन्मुखी क्रिया है। फिर आता है शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र। किसके? शैक्षणिक प्रबंधन के क्षेत्र की बात करें, पहला आता हमारा कार्मिक प्रबंधन। क्या आता है? कार्मिक प्रबंधन। तो इस क्षेत्र में शिक्षा में संलग्न विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति और चयन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें शिक्षा में संलग्न विभिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और चयन किया जाता है। जैसे हमारे अध्यापक, स्टाफ, इन सब का चयन भी किया जाता है, नियुक्ति भी की जाती है। तो इसमें आता है हमारा कार्मिक प्रबंधन। दूसरा आता है सामग्री प्रबंधन। तो चयनित और नियुक्त किए गए कर्मचारियों को, या चयनित और नियुक्त किए गए कर्मियों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना ही इस चरण का उद्देश्य माना जाता है। तो इस चरण का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? हमारे चयनित और नियुक्त किए गए कार्मिकों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना इस चरण का उद्देश्य माना जाता है। जैसे हमारी किताबें हैं, प्रयोगशाला उपकरण हैं, शिक्षण सामग्री है, तो इस तरह की चीज़ें उपलब्ध कराई जाती है। तो पाठ्यक्रम प्रबंधन, पाठ्यक्रम प्रबंधन की बात करें तो इसके अंतर्गत वर्तमान समय की प्रासंगिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या? वर्तमान समय की प्रासंगिकता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की रचना की जाती है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम प्रबंधन इन चीज़ों का ध्यान रखता है। फिर आता है सहायक शैक्षणिक गतिविधियाँ। तो इस चरण में उन गतिविधियों में शामिल किया जाता है जिससे छात्रों के मानसिक विकास या छात्रों का मानसिक विकास और अन्य गुणों का विकास किया जा सके। जैसे हमारे खेल कूद, कलात्मक गतिविधियाँ, मनोरंजन गतिविधियाँ, तो इस तरह की गतिविधियाँ हैं जिसमें क्या जो छात्र हैं उनके मानसिक विकास और अन्य गुणों का विकास किया जाता है। तो हमारे सहायक शैक्षणिक गतिविधियों में गिनती आते हैं। फिर समय सारणी का निर्माण। तो इस चरण में अध्यापन कार्य से जुड़े व्यक्तियों को, किसमें? इस चरण में क्या अध्यापन कार्य से जुड़े व्यक्तियों को कार्य का वितरण किया जाता है, जिसके लिए पूर्व निर्धारित समय सारणी की रूपरेखा बनाई जाती है। जिसके लिए क्या? पूर्व निर्धारित समय सारणी की रूपरेखा बनाई जाती है। तो इस तरह हमने देखा जो शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में किन किन को शामिल किया जाता है। कार्मिक प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, पाठ्यक्रम प्रबंधन, सहायक शैक्षणिक गतिविधियाँ, समय सारणी का निर्माण, तो 5 चीज़ों को शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे शिक्षा प्रबंधन का महत्व। क्या? शिक्षा प्रबंधन का महत्व देखें। पहला महत्व में पॉइंट आता है उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग। क्या? उपलब्ध जो संसाधन है इसका कुशलतम उपयोग होना चाहिए। दूसरा, शिक्षा नियोजन से लेकर शिक्षा नियंत्रण तक। क्या? शिक्षा नियोजन से लेकर शिक्षा नियंत्रण तक के विभिन्न चरणों का संतुलित विकास होना चाहिए। तीसरा, सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण संभव होना चाहिए। क्या? सभ्य और शिक्षित समाज का निर्माण संभव होना चाहिए। चौथा, हमारा मनोवैज्ञानिक और मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। क्या? मनोवैज्ञानिक और मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। पांचवी बात आती है अनुशासन और संयम में बढ़ोतरी। क्या? अनुशासन और संयम में बढ़ोतरी, जिससे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में योगदान हो। जिससे क्या है? हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में योगदान हो। तो यार शिक्षा प्रबंधन के महत्व की बात आती है। फिर आती है हमारी समय प्रबंधन। टॉपिक है हमारा समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो समय जीवन का सार तत्व माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? उपलब्ध समय में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए आतुर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? उपलब्ध जितना भी उसके पास उपलब्ध समय है तो उस उपलब्ध समय में अधिक से अधिक काम करने के लिए आतुर रहता है। और इसी संदर्भ में हमारे समय प्रबंधन काम आता है। तो समय प्रबंधन किसे कहेंगे? तो समय प्रबंधन का तात्पर्य समय और क्रियाओं के प्रबंधन से है। समय प्रबंधन का तात्पर्य क्या है? समय और क्रियाओं के प्रबंधन से, जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा संस्था की प्रभावशीलता, दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? समय प्रबंधन का उद्देश्य क्या रहेगा? व्यक्ति अथवा संस्था की प्रभावशीलता, दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि करना होता है। आगे देखें तो समय प्रबंधन के अंतर्गत अधिकतम समय उन गतिविधियों के लिए रखा जाता है जिसका निष्पादन संस्था के लिए अधिक आवश्यक माना जाता है। तो समय प्रबंधन के अंतर्गत क्या होता है? अधिकतम समय उन गतिविधियों के लिए रखा जाता है जिनका निष्पादन क्या संस्था के लिए अधिक आवश्यक माना जाता है, तो उसके लिए रखा जाता है। अब हम देखेंगे समय प्रबंधन के चरण। क्या? समय प्रबंधन के चरण की बात करें तो इसमें आता है हमारे प्रभावशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। क्या? प्रभावशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना पहला पॉइंट आता है चरणों में। सर्वप्रथम प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय और कार्य निष्पत्ति के पश्चात, क्या सबसे पहले सर्वप्रथम प्रत्येक कार्य में लगने वाले समय और कार्य निष्पत्ति के पश्चात प्राप्त होने वाले परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो भी परिणाम आपको प्राप्त होते हैं उनका क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे।
फिर दूसरा काम करेंगे हम कि प्राथमिकता का चयन। किसका चयन करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद प्राथमिकता का चयन करेंगे। समय व कार्य का निर्धारण करने में उन कार्यों को सबसे पहले वरीयता दी जाती है। क्या? समय और कार्य का निर्धारण करने में उन कार्य को सबसे पहले वरीयता दी जाती है जिसे निष्पादित करना बहुत ज़्यादा जरूरी या फिर अति आवश्यक होता है। तो जो कार्य अति आवश्यक होते हैं उनको सबसे पहले वरीयता दी जाती है। फिर हमारे आता तीसरे चरण में आता हमारे गैर जरूरी जो कार्य है उनके लिए समय में कटौती करना। क्या? जो गैर जरूरी कार्य है उनके लिए क्या करना? समय में कटौती करना। तो वह कार्य जो अधिक आवश्यक नहीं है, वो कार्य जो अधिक आवश्यक नहीं है, प्रबंधक क्या है, ऐसे कार्यों में अपेक्षित समय की कटौती करते हैं ताकि आवश्यक कार्यों के लिए समय प्राप्त हो सके। ताकि क्या? आवश्यक कार्यों के लिए समय प्राप्त हो सके, इसलिए वो क्या करते हैं? उनमें अपेक्षित कटौती करते हैं। फिर आता कार्यों का क्रियान्वयन। प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित किए गए समय के बाद, प्रत्येक कार्य के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, तो निर्धारित किए गए समय के बाद कार्य को लक्ष्य प्राप्ति के अनुसार लागू किया जाता है। जिस तरह का लक्ष्य हमने डिसाइड किया तो उस लक्ष्य के अनुसार उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हमारे समय प्रबंधन के चरण है। पहला चरण में पहला पॉइंट आता हमारा प्रभावशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। फिर दूसरा प्राथमिकता की स्थापना करना। फिर तीसरा आता है कि प्राथमिकता की स्थापना करने के बाद गैर जरूरी जो कार्य है उनके लिए समय में कटौती करना। और फिर क्या? लास्ट में कार्यों का क्रियान्वयन करना। अब हम देखेंगे समय प्रबंधन की तकनीकें। हम किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन कर सकते हैं, तो उसकी तकनीकों की बात। पहले तकनीक आती है हमारी ABCD तकनीक। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांट देना चाहिए। क्या? 4 श्रेणियों में बांट देना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को। सबसे पहले श्रेणी में डालना चाहिए A श्रेणी के कार्य, मतलब महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य। क्या? महत्वपूर्ण और जरूरी कार्य। तो ऐसे कार्यों को तत्काल क्रियान्वयन हो, मतलब उसके लिए समय बर्बाद ना हो और उसको कार्य करना शुरू कर देना चाहिए, उनको A श्रेणी के कार्य कहेंगे। दूसरे आते हैं हमारे B श्रेणी के कार्य। B श्रेणी के कार्य मतलब A श्रेणी के बाद B आता है, तो B की बात करें तो महत्वपूर्ण है लेकिन जरूरी नहीं है, मतलब अभी के अभी करना जरूरी नहीं है, होने हैं, ये थोड़े से समय बाद भी हो सकते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं है। तीसरे आता है महत्वहीन, जो सही नहीं है लेकिन जरूरी है। जो सही नहीं है, महत्वहीन है लेकिन जरूरी है। जैसे हमारे दिन के अंदर लंच होना महत्वहीन है, किसी के काम का नहीं है लेकिन जरूरी है। क्यों? क्योंकि खाना खाएंगे, तो इसको C श्रेणी का रखेंगे। फिर आता महत्वहीन लेकिन गैर जरूरी, महत्वहीन और गैर जरूरी, तो इसको D श्रेणी के अंदर डाल देंगे। जो हमारे महत्वहीन है, काम का भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। तो ABCD तकनीक में क्या करेंगे कि हम जितने भी कार्य होंगे वो 4 श्रेणी में बांट देंगे। A श्रेणी में वो जो महत्वपूर्ण और जो जरूरी है उनको तुरंत शुरू कर देंगे। फिर दूसरा कार्य आएगा महत्वपूर्ण किंतु जरूरी नहीं। तीसरा आता महत्वहीन किंतु जरूरी। और चौथा आता महत्वहीन और लेकिन और साथ ही साथ के गैर जरूरी भी। तो पहली तकनीक आती है हमारी ABCD तकनीक। दूसरी तकनीक आती है हमारी 80-20 तकनीक। 80-20 तकनीक की बात करें तो इस तकनीक के अनुसार संपूर्ण गतिविधियों में से 20% गतिविधियां ही ऐसी होती है जो कि संस्था के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। कि संस्थाएं होती है, संस्थाओं में जितनी भी गतिविधियां होती है, जितने भी कार्य होते हैं, उनमें केवल 20% गतिविधियां ऐसी होती है जो संस्था के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो संस्था के लिए होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसी कितनी गतिविधियां होती हैं? केवल 20% गतिविधियां ही होती है। अतः इन गतिविधियों में उपलब्ध समय का 80% उपयोग में लेना चाहिए। कोई व्यक्ति के पास और कर्मचारी के पास जितना भी समय है तो उस समय का 80% उपयोग उन 20% गतिविधियों को करने के लिए ही किया जाना चाहिए। शेष गतिविधियों में समय का 20% ही विनियोजित किया जाना चाहिए और इसे पैरेटो तकनीक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पैरेटो तकनीक भी कहते हैं कि 80% समय हमें उन 20% इंपॉर्टेंट गतिविधियों को करने के लिए ही किया जाना चाहिए। इसे 80-20 तकनीक भी कहते हैं। फिर आती है हमारी पिकल जार थ्योरी। क्या होता है? पिकल जार थ्योरी की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार एक आचार के डिब्बे को 24 घंटे की संज्ञा दी जाती है। क्या होता है? एक आचार का जो डब्बा होता है पिकल जार, तो उसको क्या है हमारे 24 घंटे की संज्ञा दी जाती है। इसमें सबसे पहले बड़े पत्थर, इसका मतलब है महत्वपूर्ण कार्य डाले जाते हैं और तब तक डाले जाते हैं जब तक जार पूरा भर ना जाए। तो तब तक हम क्या करेंगे? उसमें बड़े बड़े पत्थर डालेंगे और बड़े बड़े पत्थर का मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कार्य है संस्था के, उनको इससे इंगित या संकेत किया जाता है। तो और ये तब तक डालते जाएंगे जब तक वो पूरे तरह से भर ना जाए, मतलब हमें सबसे पहले जो संस्था के महत्वपूर्ण कार्य करने हैं।
उसके बाद जार में छोटे पत्थर अर्थात औसतन जरूरी कार्य होते हैं वो होने चाहिए, मतलब उससे कम समय देना हमें जरूरी कार्य, लेकिन औसतन जरूरी कार्य मतलब कम जरूरी कार्य उनको। फिर सबसे अंत में रेत मतलब महत्वहीन कार्य हैं उनको भरे जाते हैं, जो महत्वहीन है बिना काम के कम काम के उन कार्यों को इसके अंदर डाला जाता है। इसे हम कहते हैं पिकल जार थ्योरी। तो इस समय प्रबंधन हमने देख लिया। अब आता प्रशिक्षण और विकास। क्या आता प्रशिक्षण और विकास? तो प्रशिक्षण और विकास की बात करें तो प्रशिक्षण में किसी कार्य विशेष को करने के लिए, प्रशिक्षण में क्या होता है, किसी कार्य विशेष को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि की जाती है तथा उसकी अभिरुचि और व्यवहार में, उसकी अभिरुचि और व्यवहार में उसी के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी किया जाता है। तो उसकी अभिरुचि और व्यवहार है तो उसमें क्या है, उसी के अनुसार आवश्यक परिवर्तन भी किया जाता है। तो यदि परिभाषा के रूप में देखें तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने से संबंधित कार्य को हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण किसे कहेंगे, किसी विशेष कार्य को करने के लिए, क्या किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने से संबंधित, क्या कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि के करने से संबंधित कार्य को हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण में ऐसी गतिविधियां शामिल होती है जो प्रशिक्षु को मतलब सीखने वाले को उसके कार्य हेतु आवश्यक योग्यता और ज्ञान उपलब्ध कराती है। जो वो कार्य करता है तो उस कार्य के लिए क्या, उसे विशेष आवश्यक योग्यता और ज्ञान उपलब्ध कराती है। किसके जरिए, प्रशिक्षण के माध्यम से ही उसे आवश्यक योग्यता और आवश्यक ज्ञान उपलब्ध होता है। तो विकास की बात करें तो विकास से तात्पर्य सीखने के सुअवसर का निर्माण करना है। क्या विकास का मतलब है सीखने के सुअवसर का निर्माण करने से जो कर्मचारी को कार्य निष्पादन और व्यक्तिगत निष्पादन में सुधार लाता है। ये क्या करता है, कर्मचारियों के कार्य निष्पादन और व्यक्तिगत निष्पादन में सुधार लाता है। तो सीखने के सुअवसर का निर्माण करने से इसका मतलब होता है विकास का। अब बात करेंगे हम प्रशिक्षण और विकास की। दोनों शब्द साथ साथ आते हैं तो दोनों में कुछ खास अंतर है, तो दोनों के अंतर की बात करें तो प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है। पहला अंतर आता है प्रशिक्षण में निम्न स्तरीय और गैर प्रबंधकीय स्तर के लोगों के लिए जरूरी है। जो हमारे निम्न स्तर के होते हैं, जो हमारे लिपि के वर्ग होते हैं, छोटे अधिकारी, छोटे कर्मचारी, और जो गैर प्रबंधकीय स्तर के लोग होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जबकि विकास के पेशेवर और उच्च प्रबंधकीय स्तर के लोगों के लिए जरूरी है। जो पेशेवर और उच्च प्रबंधकीय स्तर के लोगों के लिए जरूरी होता है। प्रशिक्षण की बात करें, ये वर्तमान कार्य के लिए होता है। जो वर्तमान में जो कार्य घटित हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, उनको सुचारू रूप से करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है। जबकि विकास की बात करें तो भावी कार्यों के लिए, नई नई नीतियों को बनाने के लिए और जो संस्था है उसकी भावी योजनाओं को बनाने के लिए ये ज़्यादा जरूरी है। फिर प्रशिक्षण की बात करते हैं, कार्य आधारित अवधारणा है। प्रशिक्षण क्या होता है, कार्य आधारित अवधारणा, जबकि विकास क्या व्यक्ति आधारित अवधारणा है। विकास क्या होता है, व्यक्ति आधारित अवधारणा है। प्रशिक्षण की बात करें तो ये अल्पकालिक अवधारणा है। प्रशिक्षण क्या है, हमारे अल्पकालिक अवधारणा है, जबकि विकास क्या है, एक दीर्घकालिक अवधारणा है। विकास क्या होता है, एक दीर्घकालिक अवधारणा। प्रशिक्षण की बात करते हैं कौशल और क्षमता विकास के लिए जरूरी है। जो हमारे कर्मचारी होते हैं, जो हमारे निम्न स्तरीय और गैर प्रबंधकीय कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनके कौशल और क्षमता विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। विकास की बात करें तो हमारे पेशेवर और उच्च प्रबंधकीय स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनके व्यक्तित्व निर्माण और विकास के लिए जरूरी होता है। तो हमने प्रशिक्षण और विकास में अंतर देख लिया। अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण की विधियां। प्रशिक्षण किस तरह से प्राप्त किया जाता है। प्रशिक्षण की विधियां दो तरह से होती है। एक तो कार्य पर प्रशिक्षण मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, मतलब काम करते 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 जो बंदा है उसको ट्रेन करना, और दूसरा कार्य से परे प्रशिक्षण मतलब आउटसाइड जॉब ट्रेनिंग, मतलब कार्यस्थल से हटा करके प्रशिक्षण स्थल पर ले जाके उसे प्रॉपर ट्रेनिंग देना। तो दो तरह से होता है, एक तो ऑन जॉब ट्रेनिंग और एक आउटसाइड जॉब ट्रेनिंग। सबसे पहले आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये कार्य पर प्रशिक्षण। तो इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से, क्या इसका अभिप्राय उस प्रशिक्षण विधि से जिसका मुख्य आधार कार्य करते हुए सीखना है। क्या जिसका मुख्य आधार का क्या है, कार्य करते हुए सीखना है। इस विधि का प्रयोग कार्यस्थल पर होता है। इस विधि का प्रयोग क्या होता है, कार्यस्थल पर ही होता है, जहाँ परीक्षार्थी कार्य सीखने के साथ उत्पादन भी करते हैं। तो परीक्षार्थी क्या करते हैं, कार्य सीखने के साथ साथ उत्पादन कार्य भी करते हैं। कार्य से परे प्रशिक्षण की बात करें, इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को कार्यस्थल से अन्य किसी स्थान पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ दूसरी जगह ले जाया जाता है और वहाँ जाके उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो प्रशिक्षण की दोनों विधियों के बारे में हमने देख लिया। अब आता है पहले कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। ये तो पहले तो हमने तरीका देखा, अब उनकी विधियाँ देखते हैं।
कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की विधि। पहला आता ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास या आगमन। तो संगठन में नए कर्मचारी आते हैं, जब नए नए कर्मचारी आते हैं तो उन्हें संगठन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि उनकी क्या नीतियाँ होती है, कैसी कार्यदशाएँ, लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह के नियम में ढिलाई है, कौन से सख्त नियम है, उनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। तो नए कर्मचारी का आगमन पर उसी संगठन की कार्यदशाओं और नीतियों का एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया जाता है। उन्हें संगठन के अंदर घुमाया जाता है, लेके जाया जाता है कि भैया ये सेक्शन ये है, इस सेक्शन में ये काम होता है, यहाँ इस तरह से कार्य किया जाता है। तो संगठन की जो कार्यदशाएं और नीतियाँ होती हैं उनका एक ब्रीफ नॉलेज दी जाती है या संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण उनके सामने किया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, अभिविन्यास या आगमन या ओरिएंटेशन कहेंगे। दूसरा आता है अप्रेंटिस मतलब प्रशिक्षु प्रशिक्षण। तो यह ऐसी विधि है जहाँ प्रशिक्षु क्या है, उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षु क्या करता है, उच्च स्तरीय कौशल प्राप्त करने के लिए किसी विशेषज्ञ के अधीन या मार्गदर्शन में काम करता है। तो प्रशिक्षु कोई नया बंदा है, उसको हम क्या करते हैं, कोई नया बंदा है उसको ऐसे बंदे के जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, जिसके पास उच्च स्तरीय कौशल है, उसको लगा देते हैं। जब उसके पास लगा देंगे तो उसके अधीन रह के और उसके मार्गदर्शन में वह चीज़ें सीखने लगता है। तीसरा आता कार्य बदली प्रशिक्षण, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन की बात करते हैं, कार्मिक को एक कार्य से दूसरे कार्य में सह कार्य में लगाया जाता है। एक व्यक्ति क्या है, कर्मचारी पहले कोई काम करता था, अब उसको उस कार्य से हटा करके दूसरा कार्य दे दिया जाता है अथवा दूसरे काम में लगा दिया जाता है, ताकि वह अन्य कार्य की जानकारी भी प्राप्त कर सके, जो दूसरे कार्य है उनके बारे में भी उसको नॉलेज हो। तो इसे कहते हैं कार्य बदली प्रशिक्षण या फिर जॉब रोटेशन। चौथा आता है हमारा इंटर्नशिप मतलब संयुक्त प्रशिक्षण। क्या था इंटर्नशिप मतलब संयुक्त प्रशिक्षण की बात करें तो इस विधि में कर्मचारी को कार्य से संबंधित, इस विधि में क्या कर्मचारी को कार्य से संबंधित तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान संयुक्त रूप से प्रदान कराया जाता है। तो हमारे इंटर्नशिप की बात करें तो इस विधि में कर्मचारी को कार्य से संबंधित तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान क्या संयुक्त रूप से दोनों साथ साथ ही दिया जाता है। फिर आता कोचिंग। तो उच्च अधिकारी क्या करते हैं, परीक्षार्थी को क्या, जो हमारे परीक्षार्थी ने प्रशिक्षणार्थी को जो प्रशिक्षण लेना चाहता है उसको कार्य से संबंधित सैद्धांतिक बातें, शिक्षक की बातें सिखाते हैं, जैसे टीचर सिखाता है उसी तरह सिखाया जाता है। मतलब कलात्मक कार्यों में अधिक प्रचलित होती है ये वाली बात, कोचिंग या शिक्षण। तो कलात्मक कार्यों में उसको जैसे टीचर सिखाते हैं उसी तरह सिखाया जाता है। तो 5 तरह के हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग की बात करी। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहला आता अभिविन्यास या आगमन ओरिएंटेशन, दूसरा आता प्रशिक्षु प्रशिक्षण अप्रेंटिस, तीसरा आता कार्य बदली प्रशिक्षण जॉब रोटेशन, चौथा आता संयुक्त प्रशिक्षण इंटर्नशिप, पांचवा आता शिक्षण या कोचिंग। अब हम देखेंगे कार्य से परे प्रशिक्षण मतलब कार्यस्थल से दूर ले जाकर उसे जो ट्रेनिंग दी जाती है उसे कार्य से परे प्रशिक्षण की कहते हैं। तो उसकी कौन कौन सी विधि है। पहला तरीका हमारे कक्षा कक्ष व्याख्यान। क्या कक्षा कक्ष व्याख्यान या सेमिनार, किसी विशेष सूचना या कार्य प्रणाली को, कि किसी विशेष सूचना या कार्य प्रणाली को पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा समझाया जाता है। यहाँ पे सेमिनार में क्या होता है, किसी विशेष सूचना या कार्य प्रणाली को पेशेवर व्यक्तियों के द्वारा समझाया जाता है। दूसरा होता है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल होता है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, इसमें क्या है नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अलग से कृत्रिम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है। अलग से हमारे जो नए नए ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जैसे हमारे लबासना है यूपीएससी का आईएएस का, तो इस प्रकार से एक नए नए अलग कृत्रिम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर दी जाती है। अलग से क्या किया जाता है, कृत्रिम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर दी जाती है तथा कर्मचारी उन्हीं उपकरणों पर कार्य सीखते हैं जिन पर उन्हें बाद में काम करना होता है। तो पहले उनको उन उपकरणों पर कार्य करना सिखा देते हैं जिनको पर बाद में उन्हें कार्य करना है। और कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, जैसे समूह परिचर्चा मतलब ग्रुप मीटिंग्स कराई जाती है। ग्रुप स्टडी तो नहीं कहेंगे लेकिन ग्रुप मीटिंग्स कहेंगे। ग्रुप मीटिंग्स के जरिए भी शिक्षा मिल सकती है, सीखने को मिल सकता है। केस स्टडी, नए नए केसों के बारे में बताया जाता है कि आपकी क्या राय है और उनमें उनको सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से कार्य करना है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत चर्चा, विश्वविद्यालय और प्रबंधन संस्थाओं में प्रशिक्षण, कई बार क्या है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो हमारे मैनेजमेंट की संस्था होती है, उनके अंदर इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पे भी दिलवाई जा सकती है। अब हम देखेंगे जो हमारे प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता और महत्व, इनकी क्या ज़रूरत है और इसका क्या महत्व है उसके बारे में देखें। सबसे पहले संगठन को इससे क्या लाभ होगा। इससे क्या होता है, कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति
या कर्मचारी सीख लेता है चीज़ें तो बेहतर ढंग से काम करता है, और बेहतर ढंग से काम करने से क्या होता है, कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ती है। फिर भावी कार्मिकों को आधार, मतलब नए नए जो कार्मिक आते हैं उनको तो कुछ भी नहीं पता, वो तो कुछ भी नहीं जानते, तो उनको सिखाने के लिए ये चीज़ें जरूरी है। तीसरा, संस्था के लाभों में वृद्धि। जब व्यक्ति या कर्मचारी सीख लेता है चीज़ें तो वह बेहतर तरीके से काम करेगा, और बेहतर तरीके से काम करेगा तो संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। फिर गलतियों के दौरान नियंत्रण, जब उसे ट्रेनिंग मिल जाती है तो वह कम से कम गलतियाँ करता है। ऐसा नहीं गलती नहीं करता है, लेकिन क्या है, उसके मुकाबले जिसको कुछ नहीं आता उसके मुकाबले कम से कम गलतियाँ करता है, तो गलतियों के दौरान नियंत्रण रहता है। फिर संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव होता है। क्यों? क्योंकि अब उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, अब वो है क्या, संसाधनों को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा, और उससे होंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना उसने सीख लिया है। फिर तकनीकी और आर्थिक परिवर्तनों में सामंजस्य होता है। यदि उस व्यक्ति को या कर्मचारी को ट्रेनिंग नहीं मिले तो वह तकनीकी और आर्थिक परिवर्तनों में सामंजस्य नहीं बैठा पाता। जब उसे ट्रेनिंग मिलती है तो वह ऐसा कर लेता है। अब हम देखेंगे कर्मचारी को इससे क्या लाभ है। क्या कर्मचारी के लाभ की बात करें, यदि वह कर्मचारी बेहतर तरीके से कार्य करेगा, संस्था के लाभों को बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो उसे अधिक आय सचनता होगी, मतलब उसका प्रमोशन होगा, साथ ही साथ उसकी सैलरी भी बढ़ेगी। फिर संतोष की भावना में वृद्धि, ये तो आपको पता ही है, जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसको संतोष होता है, क्या उसे खुशी होती है कि उसने कार्य किया, बेहतर कार्य किया, और बेहतर कार्य के बदले उसे बेहतर भुगतान मिलता है। फिर कौशल ज्ञान और अनुभव में वृद्धि, जितना वह सीखता जाता है तो उसके कौशल ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती जाती है। और फिर आकस्मिकता से बचाव होता है। आकस्मिकता की बात करें कि अचानक यदि व्यक्ति के पास काम आता है और उसे उस काम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं है, तो वह डर जाएगा। क्या? वह डर जाएगा उस कार्य को करने से। और यदि उसके बारे में उसको थोड़ा सा प्रशिक्षण मिला हुआ है, पहले से ही प्रशिक्षण मिला हुआ है, उसके सामने वैसा काम आता है, तो वह उससे डरेगा नहीं और उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेगा। तो आकस्मिकता से बचाव इसका सबसे अच्छा तरीका है। तो प्रशिक्षण विकास की आवश्यकता और महत्व की हमने बात कर ली। बात करें व्यावसायिक संगठन के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का वास्तविक कार्य निष्पादन से जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उसे आकलन प्रणाली कहते हैं। एक बार परीक्षा में आया हुआ था प्रश्न, आकलन प्रणाली किसे कहते हैं, आपको ये भी बता दें। तो व्यावसायिक संगठन के द्वारा जो निर्धारित किए गए लक्ष्य होते हैं, क्या व्यावसायिक संगठन के द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों का वास्तविक कार्य निष्पादन से, कि एक तो लक्ष्य है और वास्तव में दूसरी बात कार्य निष्पादन कैसा हो रहा है, तो वास्तविक कार्य निष्पादन से जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आकलन प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली से संस्था और कर्मचारियों, इस प्रणाली से संस्था कर्मचारी की पदोन्नति, वेतन बढ़ोतरी, सेवा शर्तों में परिवर्तन, प्रशिक्षण, विकास नीतियों का विकास नीतियों का निर्धारण, ये जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं ये लेने में वो सक्षम होते हैं। जो संस्था क्या है, इन जितने भी सारे निर्णय होते हैं ये सारे निर्णय इसी के आधार पे लिए जाते हैं, सक्षम होते हैं। इस व्यवस्था को कार्य निष्पत्ति मूल्यांकन भी कहते हैं। जो ये व्यवस्था है तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, कार्य निष्पत्ति मूल्यांकन भी कहते हैं, या फिर इसे आकलन प्रणाली भी कहते हैं। और आकलन के बाद ही सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या अगला टॉपिक क्या है हमारा, तनाव प्रबंधन या स्ट्रेस मैनेजमेंट। सबसे पहले तनाव की बात करें, तनाव क्या होता है, क्या होता है तनाव, क्या होता है इसकी बात करें तो व्यक्ति की वह मनोदशा जिसमें वह बाह्य अथवा आंतरिक कारकों से, जिसमें वह क्या बाह्य अथवा आंतरिक कारकों से भ्रमित एवं विचलित हो जाता है। या तो बाह्य कारक से या फिर आंतरिक कारक से वह भ्रमित हो सकता है या फिर विचलित हो जाता है। तो ऐसे भटकाव की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, तनाव कहते हैं। जब ऐसी भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं। अब तनाव की बात करें तो तनाव के 3 चरण बताए गए हैं। कितने? तनाव के 3 चरण बताए गए हैं। पहली चरण आता है हमारे चेतावनी। पहला चरण क्या आता है, चेतावनी या अलार्म। जब भी कोई व्यक्ति किसी क्रिया के प्रति असहज होता है, मतलब उसके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है जिस स्थिति की वजह से वह असहज महसूस करता है, तो किसी क्रिया के प्रति असहज होता है तो उसमें मानसिक असमानता उत्पन्न होती है और व्यक्ति सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी काम कर रहा है और अचानक उसके सामने ऐसी कोई कार्य आ जाता है जिसके बारे में उसको कोई समझ नहीं है, और कोई समझ नहीं है, उसे कहा जाता है ये वाला कार्य आपको करना है। जैसे कई बार मैनेजमेंट को कह दिया जाता है आपको 1 लाख सेल्स करनी है, 1 लाख चीज़ों को बेचना है, और सामने वाले को जो मैनेजर है उसको समझ ही नहीं आ रहा कि 1 लाख सेल्स कैसे करनी है, तो वह सबसे पहले आता है चेतावनी। चेतावनी आती है और वह क्या उनसे घबरा जाता है, वह उससे असहज महसूस करता है और वह क्या
जो नॉर्मली जो कार्य करता है वह भी वह नहीं कर पाता इसकी वजह से। दूसरा आता प्रतिरोध, इसके चरण में क्या आता प्रतिरोध। तो इस अवस्था में व्यक्ति नई स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वह व्यक्ति सोचता है, मैनेजर सोचता है कि चलो जितना बिकेंगे उतना बिकेंगे, लेकिन शुरू तो करें, कोशिश तो करें। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो काम होगा कैसे। तो नई स्थिति है, उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और सामान्य मानसिक संतुलन स्तर पर पहुंचने की कोशिश करता है और सोचता है कि पहले तो उतना तो करूं जितना मैं रोजाना उत्पादन करता हूं, जितना विक्रय करता हूं, तो वो वाला उतना तो कार्य करूं, फिर उससे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सामान्य संतुलन स्तर पर पहुंचने की कोशिश करता है। तीसरा स्तर आता है थकावट। इस स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति मानसिक संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति या मैनेजर सोच लेता है कि हाँ मुझे जितना कार्य दिया गया था लेकिन मैं उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हुआ, क्या मैं उस कार्य को करने में सक्षम नहीं हुआ और मुझसे वो नहीं होता, और आखिर में थक जाता है और साफ साफ भी मना कर देता है कि भैया अपने से इतना काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने करके देख लिया और अब नहीं हो पा रहा। और उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति दबावग्रस्त हो जाती है और वह तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है। फिर भी यदि आगे ऊपर के मैनेजमेंट वाले उससे उतना ही काम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो वह क्या है तनाव की स्थिति में आ जाता है कि भैया अपन मैंने साफ साफ बता दिया, उसके बाद भी मेरे से ये उम्मीद की जा रही है, तो मेरे से ये काम नहीं होगा। अब बात करते हैं हमारे तनाव के कारण। तनाव क्यों होता है, तनाव के कारणों की बात करें। सबसे पहला कारण आता है पर्यावरणीय स्रोत। ये सभी कारण क्या मानव निर्मित होते हैं। मतलब पर्यावरणीय कारक का मतलब होता है मानव के द्वारा निर्मित कारणों को जिनकी वजह से तनाव होता है, तो वो हमारे पर्यावरणीय कारक आते हैं। जैसे हमारे संसाधनों का अनुचित दोहन, संसाधनों का अनुचित दोहन, जरूरत से ज़्यादा पेड़ों को काटना, प्रदूषण बढ़ाना, गाड़ियों का धुआं, ये सब मानव निर्मित होता है जिनकी वजह से तनाव होता है। जब व्यक्ति बाहर निकलता है तो उससे क्या है कि जैसे धुआं, गर्मी, बरसात, कीचड़, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से क्या है मानव तनाव में आ जाता है। दूसरा आता सामाजिक कारण। तकनीकी विकास के चलते, सामाजिक कारण की बात करें तो तकनीकी विकास के चलते जब लोगों में दूरियां बढ़ती है। पहले क्या होता था, जब भी व्यक्ति टेंशन में आता था घर के बाहर जाता था और यार दोस्त होते थे उनसे बैठ के बातचीत करता था, लेकिन अब क्या है ऐसी स्थिति नहीं रही है। क्यों? क्योंकि तकनीकियाँ बढ़ती जा रही है। अब दूरियाँ, तकनीकी बढ़ने के साथ ही क्या है दूरियाँ भी बढ़ रही है और यह तनाव का सामाजिक स्रोत माना जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, पारस्परिक जो रिश्ते होते हैं इनमें खटास होती है। तकनीकों का अंधानुकरण से व्यस्तता बढ़ती है। आज के जो युवा है वो टिकटॉक चलाने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे उसकी बेरोजगारी का भी कई बार पता नहीं चलता है। वह जो Dream11 और हाउजेट, पता नहीं कितने तरह के जो जुए के ऐप्स होते हैं उनके अंदर क्या है इतना तल्लीन हो गया है कि उसे कभी भी पता नहीं चल पाता कि वह बेरोजगार है। तो और खुद को वो सबसे ज़्यादा व्यस्त भी मानता है। फिर आता शारीरिक स्रोत। इसी शारीरिक व्याधियाँ, कमजोरियाँ, ये क्या करती है व्यक्ति को तनावग्रस्त कर देती है। कई बार व्यक्ति को या कर्मचारी को क्या है तो रोग हो जाता है, तो उस रोग की वजह से भी क्या है उसे तनाव हो जाता है। तो तनाव के कारणों में पहला कारण आता है पर्यावरणीय स्रोत, दूसरा सामाजिक कारण और तीसरा शारीरिक स्रोत, जिनकी वजह से व्यक्ति को तनाव हो सकता है। चौथा कारण आता है हमारा मनोवैज्ञानिक स्रोत। क्या मनोवैज्ञानिक स्रोत की बात करें तो ये वर्तमान तनाव का मुख्य कारण माना जाता है। आजकल जितना भी तनाव होता है उसमें सबसे मेन कारण यही माना जाता है, क्या, मनोवैज्ञानिक स्रोत, जिसमें व्यक्ति का क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम के बारे में नकारात्मक भावना बना लेता है कि ऐसा यदि व्यक्ति को, कर्मचारी को कार्य दिया गया, अब यदि वह उससे पहले सोचता है यदि वह कार्य नहीं किया गया ये तो उसके कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, तो उसके जो परिणाम हैं उनके बारे में नकारात्मक भावना बना लेता है, जिससे उसका तनाव का स्तर बढ़ने लगता है। जैसे हमारे रिश्ते के टूटने का डर होता है, किसी अपने को खोने का डर, मरने का भय, प्राकृतिक आपदा, बीमारी का भय, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके प्रति वह नकारात्मक भावना बना रहता है और इसी वजह से वो क्या डरा हुआ रहता है। बात करें तनाव की तो तनाव का यह स्रोत केवल मानवीय कल्पना होती है। तनाव का यह स्रोत क्या होता है, केवल मानवीय कल्पना है। इस स्थिति को तब तक नहीं सुधारा जा सकता जब तक कि तनावग्रस्त व्यक्ति खुद सकारात्मक सोचना शुरू ना कर दे, तब तक नहीं सुधारा जा सकता। तो बाहर से व्यक्ति कोई भी इसको सुधार नहीं सकता, इसमें व्यक्ति को खुद को सुधारना होगा। मनोवैज्ञानिक स्रोत। अब हम बात करेंगे जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल पर तनाव के कौन कौन से कारण होते हैं। मतलब जो हमारे ऑफिस होता है तो ऑफिस में किन किन वजहों से तनाव हो सकता है उसकी बात करें। पहला तनाव का कारण होता है उच्च द्वारा दबावपूर्ण व्यवहार। जो हमारे सीनियर होते हैं, सीनियर अधिकारी, उनके द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है जो दबावपूर्ण हो। क्या स्ट्रेसपूर्ण या दबावपूर्ण व्यवहार किया जाता है
उच्च अधिकारी के द्वारा। दूसरा, कार्यस्थल पर यदि उत्पीड़न हो तो भी तनाव हो सकता है, या फिर हमारे कार्य का अत्यधिक बोझ हो, जो हमारे कर्मचारी है उन पर कार्य का अत्यधिक बोझ होता है तो भी तनाव हो जाता है, या फिर हमारे असुविधाजनक जो वातावरण होता है इनकी वजह से तनाव हो जाता है। तो ये हमारे कुछ कारण थे जिनकी वजह से कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है। अब हम देखेंगे तनाव तो हो सकता है, लेकिन अब तनाव को रोकना तो है। ऐसा तो है नहीं कि तनाव में ही जीना है। तनाव के रोकने के लिए कुछ रणनीतियों को अपनाना चाहिए। इसीलिए हम क्या है, तनाव प्रबंधन की कुछ रणनीतियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अनावश्यक तनाव से बचना। मतलब तनाव क्यों होता है? क्योंकि आप तनाव को आने देते हो। क्या तनाव को आने देते हो, इसीलिए तनाव होता है। इसलिए अनावश्यक तनाव से बचना। मतलब व्यक्ति को ना कहना सीखना चाहिए। ना कहना सीखने से मतलब जो कार्य आपसे नहीं हो सकता तो उसके लिए साफ साफ ना कह दे, नहीं है भैया अपने से नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जिनकी वजह से तनाव होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, प्रकृति प्रदत्त जो वस्तुएं हैं उनका आनंद उठाना। क्या पर्यावरण प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना, साथ ही साथ जो प्रकृति ने वस्तुएं दी हैं उनका आनंद उठाना। इससे क्या है, व्यक्ति अनावश्यक तनाव से बचता है। दूसरा आता है तनाव के लिए अनुकूल बनना। यदि तनाव की स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जब व्यक्ति को लगता है कि वह तनाव की परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं कर सकता, तो तनावग्रस्त व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन करना चाहिए। क्या? जब व्यक्ति को ऐसा लगे कि मैं परिस्थिति में तो परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद में तो परिवर्तन कर ही सकता हूँ, तो व्यक्ति को खुद के अंदर परिवर्तन करना चाहिए। फिर आराम के लिए समय निकालना। कार्यभार को कम करने के लिए व्यक्ति को कार्य से अतिरिक्त खुशनुमा माहौल में समय बिताना चाहिए। क्या? कार्यभार को कम करने के लिए व्यक्ति को क्या है, कार्य से अतिरिक्त खुशनुमा माहौल में समय बिताना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। ये स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना की बात करें तो इसमें ऐसी आदतें शामिल की जाती है जिससे क्या शारीरिक और मानसिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके। जैसे हमारी योगा है, व्यायाम है, ये सब किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगला जो फाइनल पार्ट होगा इसमें मैनेजमेंट के सारे बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।